सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत। बहुत जल्दी हमारे ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनके जुड़ते ही 2 या 3 मिनट में हम लोग इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आवाज आ रही है सबको? जी सर करें स्टार्ट। हम लोग एक बार प्रिंसिपल मैम को इनवाइट कर लें वेलकम के लिए। हाँ ठीक है जी सर, थैंक यू सर। एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा की तरफ से आज की इस वेबिनार में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत। आज की वेबिनार का जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस पर हम सुनने वाले हैं सर को। शुभम अग्रवाल सर आज के ट्रेनर स्पीकर हैं। मेरे साथ हैं आज ओपी रुनवाल सर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैम डॉक्टर करुणा जोशी मैम, और सभी संकाय सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत से विद्यार्थी कॉमर्स से और अन्य संकायों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब मैं एक बार प्रिंसिपल मैम को इनवाइट करता हूं कि वे हमारे गेस्ट शुभम अग्रवाल सर का स्वागत करें। उत्तम सर, आप देंगे क्या? यस सर, आई एम द ट्रेनर, माय नेम इज उत्तम पटेल। ओके सर। प्रिंसिपल मैम थोड़ा सा शायद चेंज हुआ है। शुभम अग्रवाल सर की जगह उत्तम पटेल सर ट्रेनर हैं आज के। जी जी वेलकम मैम। हाँ, उत्तम पटेल। नमस्कार मैडम। जी मैम, स्टार्ट हो गया जी। अच्छा मैडम का माइक बंद है, माइक चालू। जी जी ठीक। मैम अनम्यूट करिएगा अपने आप। अच्छा जी मैम। आवाज आ रही है? ओके। अब आई? हाँ आ रही मैडम, आ रही। अब आ रही है? ओके। आज के इस वेबिनार में सभी संभागियों का एसएमबी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा से मैं प्रिंसिपल डॉक्टर करुणा जोशी सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि एसएमबी महाविद्यालय के में हमारे सभी होनहार साथी हमेशा किसी न किसी एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ जुड़े रहते हैं। और महाविद्यालय के लिए एक बहुत गौरव की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम जो प्रायः सभी के हित में होते हैं उसका आयोजन इस महाविद्यालय में प्रायः होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट जो जनहिताय प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की 2 मेन थीम है। जैसा कि आप सभी संभागी इस बात को अच्छे से भली भांति जानते हैं कि आजकल साइबर क्राइम फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और दूसरी एक ज्वलंत समस्या है प्लानिंग की। व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करे, कैसे करे, कैसे उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, इस तरह की एक बहुत ज्वलंत समस्याएं हैं। जैसे अभी मेरी भी सेवानिवृत्ति हो रही है, 3 महीने बाद मेरा भी रिटायरमेंट है, तो एक सवाल मेरे भी दिमाग में हमेशा रहा कि अब अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करें कि सुरक्षित रहे। हर बार ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट करें और कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव चला जाए। फाइनेंस का मैटर तो हमेशा व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती ही है। तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर आज एसएमबी महाविद्यालय के कॉमर्स विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा इनिशिएटिव लेकर जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को आयोजित करने की योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके तहत आयोजन रखा गया है, उसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार का विशेषकर ओपी रुनवाल और हेमंत कड़ुनिया उन दोनों का भी तहे दिल से
धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि महाविद्यालय इसी तरह की एक्टिविटीज से हमेशा जाना और पहचाना जाता है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जैसा कि ये मेंटोर प्रोग्राम है सेबी का, और उसमें पहले शुभम अग्रवाल जी एज ए ट्रेनर हमारे बीच उपस्थित होने वाले थे। इन्हीं अपरिहार्य कारणों से अभी पता चला है कि उनकी जगह उत्तम पटेल हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। मैं उत्तम पटेल जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अब मैं प्रोग्राम को आगे कंडक्ट कराने के लिए हेमंत कटुनिया जी को सौंपती हूँ। पुनश्च एक बार सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हमारे आज के ट्रेनर उत्तम पटेल सर को माइक हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर इनिशियल स्पीच। और हम आज का ये सेशन आज स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है वैसे कि ये जो सेबी और गवर्नमेंट एजेंसियां हैं वो इनिशिएटिव ले रही है कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे सेशन करें, ताकि सब लोगों को पता चले कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे तरह से फ्रॉड से बचे, जैसे मैडम ने बोला। तो ये जो आने वाली स्लाइड्स है ऐसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आप सब कृपया अपना माइक अनम्यूट रखें और ध्यान से सुनिए। आप अगर आपके पास किसी के पास कुछ प्रश्न है तो आप लिख के बने रहें। सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर का जो सेशन रहेंगे 5-10 मिनट का, उसमें आप कुछ भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो आज का ये पीपीटी है वो बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप करके है, उन्होंने बनाया है फॉर आवर एजुकेशन पर्पज। और क्रिशा फाउंडेशन करके है, उन्होंने भी उसमें योगदान दिया है। और ये वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक चल रहा है, जैसे मैंने आगे बताया कि 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ये वीक चल रहा है। आज मतलब सेकंड लास्ट डे है, कल तक ये वीक रहेगा। इसमें बहुत सारे सेशन गवर्नमेंट ने किए अक्रॉस इंडिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज वगैरह में, ताकि सबको अवेयरनेस मिले। तो ये सेबी के बहुत अच्छा काम किया है। ESC इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। तो अब हम आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं कि हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सबसे दुनिया में अमीर आदमी कौन है? तो बहुत सारे नाम में चेंजेस होते रहते हैं। थोड़े महीने पहले अगर आपको पता हो तो गुजरात के गौतम अदानी जी टॉप पे चल रहे थे। फिर ये टेस्ला जो कंपनी है यूएस की, ऑनर है एलोन मस्क चल रहे थे। तो ये सब के पास ऐसी तो क्या संपत्ति है जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो उनके पास जो इक्विटी शेयर्स है उनकी इसमें मेजर पार्टिसिपेशन है। उनका नेटवर्क करीबन मतलब US बिलियन की हम बात करें तो अराउंड 235 से आगे है। तो मानो कि कोई कंपनी में अगर हम इक्विटी शेयर परचेस करते हैं तो उसमें हम उसका जो बिजनेस है उसके बिजनेस में हम प्रोपोर्शनेटली पार्टिसिपेट हो जाते हैं। मानो कि आज हमने रिलायंस के 10 शेयर परचेस किए, तो वो 10 शेयर का जो प्रपोर्शन है 0.0 उसका आपका उसमें हिस्सेदारी होती जा रही है। बिकॉज इक्विटी शेयर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। अभी रिलायंस के सबसे ज्यादा शेयर किसके पास होते हैं? तो मुकेश भाई अंबानी के पास। तो मुकेश भाई अंबानी रिलायंस के ये जितने प्रपोर्शन में उनके पास शेयर है उतने प्रपोर्शन के रिलायंस के वो ऑनर है। तो इक्विटी शेयर जितने सबसे ज्यादा होते हैं तो वो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे मेरे को कंपनी का नाम लेना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड का नाम लेना पड़ेगा, वो सब में एक एजुकेशन पर्पस के लिए लूंगा। तो आप सब बनाए रखना मेरे साथ। तो मार्केटिंग में नहीं कर रहा हूँ, आपको नॉलेज देने के लिए मैं बहुत सारी कंपनियां या एजेंसीज का नाम लेते रहूँगा बीच बीच में। यहाँ पे 26 स्क्वायर्स है और आपको पता है कि अगर मेरे को 50% मतलब एबो 50% अगर इसमें मेरे को चूज करना है तो मेरे को 32 स्क्वायर से ज्यादा स्क्वायर परचेज मतलब लेने पड़ेंगे, तो मैं वो पर्टिकुलर ग्रुप का 50% से ज्यादा का ओनर बन सकता हूँ। एक एग्जाम्पल से इसमें तो बस यही है। अभी हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जिस फ्लो से बनाया है
मैं वो फ्लो में जा रहा हूँ, तो कोई कंपनी का शेयर बढ़ता क्यों? इक्विटी मार्केट बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी, रिलायंस है, TCS है, इन्फोसिस है, ITCs है, आदित्य बिरला ग्रुप है। तो सब कंपनी के सेल्स वॉल्यूम बढ़ते, कंपनी का जो सेल्स है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में जब बढ़ती है, उसका जब प्रॉफिट बढ़ता है, तब जाके कंपनी का जो इक्विटी शेयर का प्राइस है वो बढ़ता है। अभी एक क्वेश्चन है आपके मन में कि हम कौन से कंपनी या कौन से इंडस्ट्री के शेयर के बारे में डिस्कस करें या कौन से कंपनी के शेयर लेने चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जस्ट कि मानो कि आपको क्या लग रहा है कि ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है वो आने वाले सालों में प्रॉफिट में आएगी? अगर जवाब हाँ है तो आपके पास दो ऑप्शन है। का तो आप ऑयल रिफाइनरी बिजनेस स्टार्ट कर दो खुद, या जिस कंपनी जो ऑयल रिफाइनरी मैन्युफैक्चरिंग में कार्यरत है, जैसे कि रिलायंस है, ONGC है, BPCL है, उस कंपनी के आप शेयर परचेस कर सकते हो। तो वो कंपनी के शेयर परचेस करने से हमको क्या मिलेगा? तो वो कंपनी अच्छा करेगी आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि ऑयल। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? आ रही सर। यस सर, आ रही है। यस सर आ रही। तो ऑयल रिफाइनरी का शेयर जो अच्छा करने वाले हैं, तो ये सब कंपनी को उसका बेनिफिट पास ऑन होने वाला है। तो ये ऑयल रिफाइनरी का एग्जांपल था। मैं बात करूं कि अभी जो गवर्नमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का कंसेप्ट आ रहा है, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो कार बनाती है वो कंपनी को बेनिफिट होगा। फिर मैं बात करूं कि जो सोलर पावर का चल रहा है, ग्रीन एनर्जी का चल रहा है, मतलब फिर ये गवर्नमेंट बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहा है, तो जिस कंपनी उससे साथ जुड़ी हुई है वो आने वाले सालों में अच्छा करने वाली है। तो वो संदर्भ में बारे में सोच के आप ऐसी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो प्रोपोर्शनेटली आप उस कंपनी के बिजनेस में जुड़ जाते हो बाय वे ऑफ परचेजिंग इक्विटी शेयर्स। और आने वाले सालों में मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यूज है तो आप इसमें अच्छा रिटर्न भी ले सकते हो। तो कैसे हम म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर में पैसा लगा सकते हैं? तो अगर हम डायरेक्टली कैपिटल मार्केट से जाए तो आपने नाम सुना होगा कि कई कंपनियों का IPO आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हम अगर उसकी हमारे पास नॉलेज है तो हम अगर हमारे पास डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है ओपन, जैसे हमको बैंक में पैसा रखने के लिए हमारे पास सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है, ऐसे ही शेयर मार्केट में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, शेयर बाय करना है या शेयर को सेल करना है, तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो आपके पास है तो आप प्राइमरी मार्केट में जिस कंपनी का फर्स्ट टाइम IPO आता है, IPO क्यों आता है? तो आज मानो कि कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, अभी उसको और पैसा चाहिए। क्यों पैसा चाहिए? तो वो कंपनी बड़ी बन रही है, उसकी फैक्ट्रीज नहीं, उसका कोई नया एक्सपेंशन होने वाला है, तो उसका जो नया एक्सपेंशन होने वाला है तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए। तो ये पैसे कौन देगा? पब्लिक पैसा देगी। पब्लिक कंपनी को पैसा देगी IPO की तरफ से, और कंपनी क्या देगी पब्लिक को सामने? इक्विटी शेयर देगी। वो इक्विटी शेयर IPO के बाद 7-8 दिन बाद उसका लिस्टिंग होगा। मानो कि 10 रुपये प्राइस था, लिस्टिंग हुआ 12 रुपये, 2 रुपये का गेन हुआ, पब्लिक ने शेयर बेचा, सामने फिर दूसरी पब्लिक ने शेयर लिया, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है। और वो जो मार्केट है एक बार सेल होता है, बाय होता है, सेल होता है, बाय होता है, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अभी जितनी भी इंडिया में लिस्टेड एंटिटीज है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, TCS है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो सब कंपनियों का एक बार पास्ट में IPO आ गया है। तो जब IPO आया था तब पब्लिक ने उनको पैसे दिए, कंपनी ने एक बार शेयर दे दिया पब्लिक को, फिर पब्लिक ने जो शेयर बेचा वो पब्लिक में ही रहेगा, फिर वो कंपनी के पास नहीं जाएगा। तो आप समझ लो कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो IPO लाती है। IPO के बाद जो तुरंत मार्केट बदल जाता है लिस्टिंग के दिन, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? पब्लिक शेयर लेती है, बेचती है, और कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है। फिर कंपनी पिक्चर में नहीं आती। कंपनी पिक्चर में तभी आती है
कंपनी के पास पैसा कब जाएगा? फर्स्ट एक ही बार कंपनी के पास पैसा जाएगा जब आईपीओ आएगा। उसके बाद कंपनी ने शेयर दे दिए, वो शेयर फिर पब्लिक में ही रहेंगे, पब्लिक आपस में उसका बाय सेल करेंगे। ये बात हुई इक्विटी शेयर। अभी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आपने नाम सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा 2 टाइप से करवा सकते हो इन्वेस्ट। एक आप लमसम करो। कोई बोला कि मेरे पास अभी 50,000 रुपया है, 1 लाख रुपीज़ है, मेरे को इक्विटी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हो। 1 टाइम इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपये, 5 साल बाद वो देखेंगे कितना हुआ। अगर कोई बोला मेरे पास इतने तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं हर मंथली कुछ मेरे सैलरी में से सेव करके इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं SIP। इसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मद्देनजर रखते हुए आप हर मंथली अपने बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट में से आप जितना चाहो उतना प्रोपोर्शनेट अमाउंट 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी आपका गोल हो उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद एक टर्म है STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो आप कुछ दूसरे म्यूचुअल फंड में शिफ्ट भी हो रहे हो, अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है तो दूसरे स्कीम में आपको शिफ्ट होना हो तो भी आप शिफ्ट हो सकते हो। आने वाले बहुत सारे स्लाइड्स हैं जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने बताया वो कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है। पहली बार जब कंपनी का IPO आता है तो उसको नया मार्केट बोलते हैं। IPO आने के बाद कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट, पोस्ट इश्यू मार्केट बोलते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि कोई कंपनी का IPO आया, अभी लास्ट ही जो कंपनी का IPO आया इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स करके कंपनी थी, अगर आपने कई न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो उसका IPO आया। उसकी प्राइस थी 59 रुपीज समथिंग। तो वो कौन तय करता है? तो IPO जब कंपनी का आता है तब कंपनी की बैलेंस शीट होती है, वो कंपनी की बैलेंस शीट एंड उसका कंसल्टेंट होता है सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर उसको बोलते हैं। तो वो दोनों फाइनल करते हैं प्राइस को। अगर ये हो जाने के बाद, IPO लिस्ट हो जाने के बाद प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करेगी? तो जितने भी लोग लेने वाले हैं शेयर को, जितने भी लोग परचेस करने वाले हैं, जितने भी लोग सेल करने वाले हैं, तो बाय सेल का जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हिसाब से शेयर का प्राइस बढ़ेगा। शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसका मतलब ये है कि ये कंपनी अच्छी है, आने वाले सालों में उसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है और उसके जो लेने वाले संख्या है, बायर्स की संख्या सेलर से ज्यादा है। अगर शेयर डाउन होता है तो उसका मतलब ये है कि ये कंपनी में सेलर की संख्या ज्यादा है और बायर की संख्या कम है। तो प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडिएट कौन सी होगी जो इस IPO में पूरी ध्यान रखेंगे? तो मर्चेंट बैंकर करके एक एजेंसी का नाम है जो सेबी के साथ रजिस्टर होता है। RTA का आपने नाम सुना होगा, आप जब IPO लगाते हो तो लिंकिंग टाइम, कार्बी जैसा RTA की एजेंसीज है वो काम करती है। सेकेंडरी मार्केट में अगर आपके पास डीमेट अकाउंट तो पहले से होगा तभी हम IPO फिलअप कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में हम जहाँ पे भी अपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है, स्टॉक ब्रोकर्स होगा, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट होगी, वहाँ उन लोगों की मदद से हम शेयर परचेस कर सकते हैं। कि कैसे शेयर परचेस करें उसके लिए पूरी स्लाइड्स अलग से, वो हम बाद में देखेंगे। कैपिटल मार्केट की अगर मतलब पैसे की जरूरत कंपनी को क्यों पड़ेगी? तो उसको एक्सपांशन करने के लिए, नया प्लांट लेने के लिए, R&D करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता रहती है, तो IPO कंपनी निकालती है। सेकेंडरी पर्पस क्या होता है? एक बार कंपनी को पैसा मिल गया, अभी जो शेयर्स मार्केट्स में उसने इश्यू किए पब्लिक को, वो आपस में पब्लिक बाय सेल करती रहेगी, तो इससे लिक्विडिटी मिलेगी, इन्वेस्टर को एक इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। वो सब पर्पज है सेकेंडरी मार्केट। बहुत सारे मतलब इश्यू के टाइप्स है। पब्लिक इश्यू की हम बात करते हैं तो IPO इज द फर्स्ट टाइम इश्यू। एक ऑफर फॉर सेल होता है, मानो कि कंपनी ने तो शेयर बेचे लेकिन वो कंपनी के डायरेक्टर को शेयर बेचना है पब्लिक को, तो वो पब्लिक को बेचता है। तो पब्लिक जब पैसा देती है तब जो पैसा आता है वो पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास से डायरेक्टर के पास आता है, तो उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। FPO है, कंपनी ने एक बार पैसा डाल दिया, दोबारा IPO लाना है तो उसको बोलेंगे FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर।
फिर राइट इश्यू है। एक बार कंपनी के पास शेयर होल्डिंग है, आप इन्वेस्टर हो, आपको कंपनी दोबारा मौका देती है शेयर परचेस करने का, उसको राइट इश्यू बोलते हैं। कंपनी बड़ी है, उसके पास बैलेंस शीट में खासा प्रॉफिट है, बोनस है, तो वो बोनस इश्यू कर सकती है। बोनस इश्यू जब कंपनी करती है तो हमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी सब इश्यू में हमको पैसा देना पड़ता है। एक बोनस इश्यू ही ऐसा इश्यू है जिसके लिए कंपनी फ्री में हमको शेयर्स देती है, हमको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो बोनस इश्यू के लिए हमारे पास कंपनी के शेयर होना आवश्यक है। उसका एक प्रोपोर्शनेटली रेशियो फाइनल होता है कि आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी 2 शेयर आपको फ्री में देगी। अगर आपके पास 10 शेयर है तो कंपनी 5 शेयर देगी। ये कंपनी के डिपेंड करता है कि उसका प्रोपोर्शनेटली कितना रहेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट का भी 2 पार्ट है, प्रेफरेंशियल इश्यू है, क्वालिफाइड इश्यू, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर को पैसा लेके उसके सामने शेयर इश्यू करते हैं, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को देते हैं, उसको प्रेफरेंशियल इश्यू बोलते हैं। तो अभी हम बात करें कि ये रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट है कि नहीं, मतलब अल्टीमेटली जैसे बैंक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, बैंक हमारी बात सुन नहीं रहती है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम आरबीआई में कंप्लेन करते हैं या आरबीआई में मेल करते हैं। तो ये जो कैपिटल मार्केट है, तो ये कैपिटल मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, उसको रेगुलराइज कौन करता है? उसके ऊपर वॉच रखने वाली कौन सी एजेंसी है? तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्लियामेंट एक्ट और 1988, आज से 25 साल पहले सेबी की स्थापना हुई थी। म्यूचुअल फंड के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता है कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो हमको ये आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट में जो हम शेयर परचेस करते हैं वो वहाँ पे एक एजेंसी का काम करती है। आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा कि सेंसेक्स इज अ बेंचमार्क ऑफ बीएसई, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड उसकी 30 कंपनी, जो टॉप 30 कंपनी है उसका एक वेटेज है, उसको सेंसेक्स बोलते हैं। सेंसेक्स जब ऊपर जाता है उसका मतलब कि वो 30 कंपनियों का प्राइस बढ़ रहा है। अगर वो कम आता है, मार्केट जब नीचे आता है, गिरता है, तो उसका मतलब ये है कि बीएसई की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, 30 तो उसकी प्राइस गिरती है। एनएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी, आपने नाम सुना होगा। तो निफ्टी क्या है? तो एनएससी की जो 50 कंपनियां हैं टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका वो बेंचमार्क है। तो ये आपके नॉलेज के लिए, जो प्रेजेंटेशन में नहीं है, लेकिन मेरे को लगा कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो मैंने आपको शेयर किया। यस, तो सेबी का काम क्या है? सेबी का काम यही है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देने का, अगर इन्वेस्टर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करने का, और ऐसे रेगुलेशन बनाना ताकि कम से कम मार्केट में फ्रॉड हो, इक्विटी मार्केट में फ्रॉड कम हो, म्यूचुअल फंड मार्केट में फ्रॉड कम हो। तो ये 3 बेसिक डेवलपमेंट पॉइंट्स है जो प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन में सेबी ने अब तक काम किया है। अब तक मार्केट में इम्प्रूवमेंट और रेगुलराइजेशन डिजाइन करने में सेबी का बहुत अहम योगदान रहा है। एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी मार्केट में ये भी है। अगर आप शेयर परचेस करते हो तो तुरंत आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है, ईमेल आता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके मोबाइल में एसएमएस आता है, ईमेल आता है, स्टेटमेंट आ जाता है कि आपको कितने यूनिट्स अलॉट हुए। तो एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी भी मार्केट में सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन के तौर पे रखी है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हैं सेबी। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे कि हम अगर हमारे को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है एंड आईपीओ के बाद हमको सेकेंडरी मार्केट में से अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर परचेस करने हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है हमारा डीमेट अकाउंट होना और ट्रेडिंग अकाउंट। आपने नाम बहुत शायद सुना होगा कि एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, शाहनशाह है, ऐसे जो एजेंसियां है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। वहाँ पे आपको वो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और आप वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आप अपना शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हो।
अभी एक बात बोल दूं कि अगर आपको डायरेक्ट आईपीओ में या सेकेंडरी मार्केट में शेयर परचेज करना है तो ही डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता है। कोई बोले कि मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मेरे को सिर्फ एसआईपी करनी है, तो आपको डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपके नॉलेज के लिए। अभी कोई बोलेगा कि वो मैं डीमेट अकाउंट तो ओपन करा दूंगी, इसके लिए केवाईसी क्या क्या लगेंगे? तो बेसिक केवाईसी है, पान नंबर की कॉपी आपकी कंपलसरी है, आपका पान नंबर होना चाहिए, एक बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है आधार कार्ड, तो ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए, वोटर आईडी दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, इसमें से कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर आपका जो एड्रेस है उसका एक प्रूफ देना पड़ेगा, और आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करके आप ब्रोकर के वहां जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो कौन से कंपनी के शेयर लेने चाहिए? तो जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो, उसका प्रॉफिट ग्रोइंग हो, हेल्दी बैलेंस शीट हो, बैलेंस शीट में बैंक के पास से उसने कर्ज कम लिया हो, ऐसी कंपनियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो मैनेजमेंट में डिस्प्यूटेड है, जो डायरेक्टर्स में झगड़े हैं, फैमिली इश्यूज है, ऐसी कंपनी में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। प्रॉफिट का रिलेशन जो एक साल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, एक साल लॉस हो गया, ऐसी कंपनी को आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए इनिशियली लेवल पे। बैलेंस शीट जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कंपनी के आपको शेयर लेने नहीं चाहिए। आपको और इंडस्ट्री में एनालिसिस करो कि कौन, जैसे मैंने बोला कि अभी आने वाले सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स कार का जमाना होगा, सोलर पैनल का जमाना होगा, ग्रीन एनर्जी के बारे में इंडिया बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ने वाला है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह सब, मेट्रो रेल सब बनने वाले, हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनेंगे, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो वो सोच के आप आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए अगर आप रखते हो वो, तो कैपिटल मार्केट में आप अच्छे कंपनी का शेयर लेके म्यूचुअल फंड में SIP करके आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। कंपनी का करंट प्रॉफिट क्या है, फाइनेंशियल रेशियो क्या है, EPS, PE रेशियो, बुक वैल्यू, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फ्यूचर में वो कंपनी प्रॉफिट कितना करेगी, वो सबको आपको ध्यान में रखते हुए इक्विटी मार्केट में आपको शेयर परचेज करना रहेगा। अगर आपको वो सब पता नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की या अपने कलीग्स की, ऑफिस में आपके कोई दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, उसकी आप राय लेके आगे बढ़ सकते हैं। उसका प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछो, मतलब कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना उसका रेवेन्यू है, कितने उसके पास कर्ज है, वो सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। टेक प्रोफेशनल हेल्प, स्टॉक ब्रोकर को आप पूछ सकते हैं, म्यूचुअल फंड SIP के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है बहुत सारे। Recording stopped. तो वो सब के बारे में भी आप Recording in progress. तो वो सब के बारे में भी आप सोच के आप एडवाइस ले सकते हो। आगे हमने बात की कि कैपिटल मार्केट में हम IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने देख लिया कि हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है। अभी डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है, कोई अच्छी कंपनी का IPO मानो कि आ रहा है मार्केट में, तो हम कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं? तो ये स्लाइड में हम ये देखेंगे। IPO के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है 15,000 की एप्लीकेशन की साइज रहती है मिनिमम। अगर आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपया है, 15,000 रुपीज़, तो आप जो भी कंपनी का IPO आ रहा है मिनिमम 3 दिन के लिए वो ओपन रहता है, वो 3 दिन के लिए आप पैसा वहाँ पे लगा सकते हो। उसको अस्बा करके एक सिस्टम है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग में जाइए, इसमें इन्वेस्ट करके IPO का ऑप्शन आएगा, उसमें कंपनी का नाम आएगा, इसमें आप क्लिक करोगे, आपका पान नंबर, डीमेट अकाउंट नंबर, ये कंपनी का नाम और जितना उसका शेयर है वो कट ऑफ प्राइस करके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते। कोई बोले कि मेरे पास ऑनलाइन नेट बैंकिंग नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो आप अपना ब्रोकर से पूछिए कि मेरे को एक कंपनी के IPO में पैसा लगाना है। वो ब्रोकर आपको एक फॉर्म देगा, वो फॉर्म में आपको 2 साइन करनी है, एक बैंक की तरफ से और एक डीमेट अकाउंट में आप 2 साइन करें। वो 2 साइन करने के बाद आप अपनी जो बैंक है वहाँ पे आप ये फॉर्म दे दीजिए। ये बैंक आपकी क्या करेगी, ये 15,000 रुपया जो है आपका ब्लॉक करके रखेगी और 7 डेज।
अगर आप में नसीब है, आपका लक है, आप अलॉटमेंट लिस्ट में आते हो तो आपको ये शेयर अलॉट हो गए। अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो ये 15,000 वापस से हमारे बैंक अकाउंट में से अनब्लॉक हो जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में ही रहेंगे। और इससे बड़ी बात है कि इसका 7 डेज का इंटरेस्ट भी हमारा चालू रहेगा 15,000। ऐसा नहीं कि वो 15,000 चला जाएगा बैंक में, हम वो 15,000 का यूज नहीं कर पाएंगे, उसको असबा बोलते हैं, वो हमारा अमाउंट ब्लॉक कर देगा। 15,000 आप नहीं ले सकते। अगर आईपीओ में अलॉट हुआ तो इतना पैसा चला जाएगा कंपनी के अकाउंट में, अगर नहीं लगा तो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी लगा नहीं लगा वो क्यों प्रश्न आता है? मानो कि रिक्वायरमेंट है कि 1000 लोगों को शेयर देने और अर्जी आई 10,000 पब्लिक, समझ रहे हो बात? तो 10 टाइम ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ, मतलब आज 1000 बिस्किट मार्केट में देने हैं मेरे को और लेने के लिए आए 10,000 लोग, तो मेरे को तो 1000 लोगों को ही शेयर्स देने हैं, तो बाकी के 9,000 को शेयर मिलेंगे नहीं। तो ये जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आरटीए तय करेगा और आरटीए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के आपको अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिलेगा उसका इंटीमेशन करेगा। तो आप पार्ट ऑफ कंपनी के ओनर हो जाते हो अप टू प्रपोर्शनेट ऑप्शन 0.0 आपको एनुअल रिपोर्ट कंपनी की हर साल बनती है, वो लेने के लिए आपका अधिकार है। आप बैलेंस शीट मांग सकते हो, आप नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग मांग सकते हो, अदर्स फॉर्म्स आप कंपनी के पास से जो रजिस्टर्स मेंटेन करते हो उसकी कॉपी ले सकते हो, आप उसकी मीटिंग में जा सकते हो जनरल मीटिंग्स में। बाकी जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट होते हैं, डिविडेंड्स वगैरह लेने के लिए आपका राइट्स बन जाता है। आप कंपनी के बोर्ड प्रोसीडिंग में काउंट होते हो, मर्जर अमालगमेशन अपॉइंटमेंट डायरेक्टर का जो रिजोल्यूशंस होते हैं उसमें अप्रूवल में आपका वोटिंग गिना जाता है। अगर आप पार्टिसिपेंट होते हो तो आप स्टेटमेंट बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो, कंपनी में जाके शेयर ट्रांसफर जो रजिस्टर है वो देख सकते हो। कोई ग्रीवेंस हो तो आप स्कोर के आईडी Recording stopped. Recording in progress. इन्फॉर्म करके आप कर सकते हो। सेबी ने अभी जो रिसेंटली जो मेजरमेंट की है इसमें ई-केवाईसी का एक नॉर्म्स बनाया है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। आपका आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया है, पावर ऑफ अटॉर्नी करके पहले चल रहा था उसको मैंडेटरी से हटा करके नॉट अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट बना दिया है, ताकि कोई भी आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपके पास बहुत सारी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं तो वो शेयर्स को आप प्लेज करके दूसरे कंपनी के शेयर भी परचेज कर सकते हो, बाद में 2 दिन बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक मार्जिन का जो कंसेप्ट है उसमें वो सेबी ने डेवलप किया है। बेसिक सर्विस पेमेंट की चालू की है, म्यूचुअल फंड्स में लेबलिंग चालू किया है कि ये म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है, हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, ऐसा कंपल्शन बना के सेबी ने एक नियम बनाया है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितने भी है उनके पर फीस का एक टैगिंग किया है कि इतनी मैक्सिमम फीस आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपको फीस नहीं मिलेगी। तो मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तो फ्रॉड जो फंड आपके बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में जाएगा वो 1 दिन के अंदर अंदर आपका फंड हो जाना चाहिए। फिर आपका ब्रोकर आपका कोई भी शेयर परचेज कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई शेयर परचेज किए, शेयर बेचे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, वो 24 आवर्स में आपके ईमेल पे आ जाता है, वो आपको देखना है। स्टेटमेंट आता है क्वार्टर में एक बार, उसको आपको देखना है। साइन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स होती है जो ट्रांसफ़र करने के लिए होती है, आजकल उसका यूज़ बहुत कम हो गया है क्योंकि अभी सब डिजिटल में हो जाता है। तो साइन करके आपको कुछ जगह पे रखनी नहीं है ताकि उसका कोई मिसयूज न हो। मोबाइल या ईमेल आईडी SMS अलर्ट के लिए आपका अपडेट होना चाहिए ब्रोकर के पास। कोई हॉट इन्वेस्टमेंट टिप्स आपको देगी, ये शेयर ले ले अच्छा रिटर्न देगा, वो सब में आपको नहीं पढ़ना है। आपको ब्रोकर का कमीशन कितना है, कितना वो फीस लेगा आपके शेयर्स के सामने, वो मैंडेटरी बनना है और बहुत नॉमिनल अमाउंट होती है, उसमें कुछ ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है। आपके जो
ट्रेडिंग अकाउंट जो आपका है वो आप खुद घर बैठे भी शेयर ले सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन से, ODP के वेबसाइट पे से। उन सबके पासवर्ड आईडी किसी को शेयर नहीं करने हैं। किसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ आपको जुड़ जाना नहीं है ताकि वो आपके साथ कुछ फ्रॉड कर पाए। जो भी आप डिसीजन लो वो आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी और के भरोसे पे आप डिसीजन मत लो। मीडिया रिपोर्ट तो बहुत सारा कुछ बोलेंगे कि ये कंपनी अच्छी है, वैसी है, वैसी है, लेकिन आपको उसका ड्यू डिलिजेंस करके तय करना है कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। अनसॉलिसिटेड मैसेज है, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो ट्विटर पे न्यूज़ आते हैं कंपनी का शेयर इतना जाएगा, वो सब पे आप विश्वास मत करो। खुद का ड्यू डिलिजेंस करो और खुद के डिसीजन में बने रहो। मिसयूज़ कहाँ से होता है तो मैसेजेस वगैरह, ग्रुप वगैरह बनते हैं, उसके ऊपर सेबी बहुत नज़र रखती है। BSE इनिशिएटिव ले रही है, वेबिनार बना, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग टर्मिनल देती है, मोबाइल नंबर देती है, SMS करती है इन्वेस्टर को। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वही है कि इन्वेस्टर को किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए और उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्शन बना रहे, उसको नेसेसरी प्रिकॉशन हो सके, उसको फ्रॉड नहीं हो देने के बहुत सारे इनिशिएटिव सेबी, BSE, NSE ले रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत सारे मैसेज अगर पकड़े जाते हैं तो सोशल मीडिया में जिसने भी मैसेज वगैरह किया है उसके ऊपर पेनल्टी भी ला सकती है। तो इस सबसे हमको बिल्कुल बाहर रहना है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे कट करके प्रेजेंटेशन में दिए गए, जैकपॉट शेयर वगैरह ऐसा ऐसा करके देते हैं सब लोग। तो ऐसी जो बोगस इंफॉर्मेशंस हैं, जो कोई ग्रुप फैला रहा है या कोई आदमी फैला रहा है, तो आपको जानना है, उसमें आपको खुद नहीं जाना है, खुद का ड्यू डिलिजेंस करके आपको शेयर परचेस करना है। BSE का ट्रेडिंग टर्मिनल है, वहाँ पे जाके आप कंपनी के बारे में अभ्यास कर सकते हो, डिटेल जान सकते हो। BSE की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी कंपनी लिस्टेड है, कौन सी अनलिस्टेड है, किसके पास प्रोसिक्यूशन चल रहे हैं, किसने कंप्लेंट्स नहीं किया, वो सब इंफॉर्मेशन तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सेबी भी बहुत सारे सर्कुलर जारी करती है कि ये कंपनी में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो आप वो भी ध्यान में रखते हुए अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के साथ ही आप डील करो, बाकी किसी के साथ डील मत करो। इन्वेस्टमेंट टिप्स कोई दे रहा है उसको मना कर दो। बाइंग मतलब आपको लगे कि शेयर परचेज करना है कर लो, लेकिन सेलिंग के लिए आप प्रेशर मत बनाओ, पैनिक मतलब मार्केट बहुत गिर रहा है, आपने अच्छी कंपनी का शेयर ले रखा है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बने रहिए, लॉन्ग टर्म आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, इनको मानो कि आपने कोई शेयर परचेज किए थे, कंपनी आपको रिप्लाई नहीं दे रही है, तो आप खुद जाके investor.sebi.gov.in की वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो, टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो सेबी को डायरेक्ट। फिर BSE, NSE का भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज के भी वेबसाइट के ऊपर आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। अभी बात हुई कि हमारा डीमेट अकाउंट ओपन हो गया, हमने IPO तो फिलअप करना कैसा है वो तो सीख लिया, लेकिन IPO के बाद हमको किसी अच्छी कंपनी का शेयर परचेस करना है, हमारा डीमेट अकाउंट भी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी है, तो हम क्या करेंगे? तो एक पहले ऑप्शन था कि आप ब्रोकर की ऑफिस का विजिट करो, अभी बहुत कम हो गया। दूसरा आपके पास ऑप्शन है ब्रोकर को कॉल करो, तीसरा ऑप्शन है ब्रोकर को ईमेल करो, चौथा ऑप्शन है कि ब्रोकर की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड बना है वहाँ पे जाके आप खुद कंपनी के शेयर परचेज करो। ये जो चौथा ऑप्शन है सबसे अच्छा है, और फिफ्थ है वो सबसे ज़्यादा चलता है अभी कि कोई भी ब्रोकर है, मैंने आगे भी बात की कि मोतीलाल ओसवाल है, एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है, वो सब के साथ अगर बैंक्स, बहुत सारी बैंक्स में भी डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, SBI में, HDFC में, ICICI में, तो उनकी जो रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज़ कंपनी है इसमें सब डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। तो उनकी वेबसाइट जो होती है और एंड्रॉयड मोबाइल में एप्लीकेशन जो होती है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना आईडी पासवर्ड वहाँ से आप ले लो अपने ब्रोकर के पास से, बैंक के पास से। तो एप्लीकेशन में भी ऐसी ये एप्लीकेशन कौन सी है मैं बात करूँ, जहाँ आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया है वो ब्रोकर की एप्लीकेशन होगी,
आपने शेर खान में एप्लीकेशन है, शेर खान में डीमेट अकाउंट ओपन किया तो शेर खान का होगा, मोतियारा ओसवाल, एंजल, HDFC सिक्योरिटी, ICICI सिक्योरिटी, SBI सिक्योरिटी, वो सब के रिस्पेक्टिव जो एप्लीकेशंस होते हैं, इसमें से आपने जहाँ पे अकाउंट ओपन किया उसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आप खुद शेयर इन्फोसिस मानो कि अगर जिसका नाम आया इसमें बाय का ऑप्शन आएगा, जितनी प्राइस चल रही है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में से आपके डीमेट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करो और वहाँ से आपका पैसा डिडक्ट होके सामने आपको क्या मिल जाएगा, इक्विटी शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। मैंने आगे बताया कि कॉन्ट्रा नोट बनता है जो 24 आवर्स में आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आ जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो कौन सी तारीख पे, कौन से टाइम पे, कौन से प्राइस में, कितने क्वांटिटी में आपने शेयर लिए, कौन सी कंपनी के शेयर लिए, वो सब डिटेल आपके इसमें आ जाती है। हाउ टू सेटल बाय सेल ट्रेड, मानो कि आपने शेयर तो परचेज कर लिया लेकिन 2 दिन में आपको उसके बैंक अकाउंट में से पैसा चले जाना चाहिए और 2 दिन में आपके जो डीमेट अकाउंट है इसमें आपके इक्विटी जो शेयर है वो ट्रांसफर हो। पेमेंट मार्जिन का एक कंसेप्ट है, अगर आपने पेमेंट पहले ही डीमेट अकाउंट में दे दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं दिया है तो आपके अगर डीमेट अकाउंट में कोई शेयर्स पड़े हैं पहले से तो उसके पर प्लेज करके आपको ये पेमेंट का एक ऑप्शन जो है आप 24 आवर्स तक डिले कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, पैसा पहले ट्रांसफ़र करो, बाद में ही शेयर लेने के बारे में सोचो, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि हमारे पैसे डीमेट अकाउंट में ना हो और हमारा शेयर फिर सेल आउट करने का चांस आ जाए। अर्ली पेइंग, हमको पहले ही पेमेंट दे देना है, उसका एग्जम्पशन है कि मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप डीमेट अकाउंट में पहले पैसे लगाइए फिर आपके शेयर्स आए। अगर ग्रीवेंस है तो आप इमीडिएटली आपकी जो भी एजेंसीज है उसका कांटेक्ट कर सकते हो, पोर्टल में जाइए, ईमेल आईडी, फिजिकल लेटर आप सबमिट कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। अभी हम डिपोजिटरी के बारे में देखते हैं कि इंडिया में 2 डिपोजिटरी है मेनली, CDSL एंड NSDL। ये 2 डिपोजिटरी क्या काम करती है, तो हमारे जो फिजिकल, पहले क्या था, पहले ज़माने में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आता, अभी एक ज़माना ख़त्म हुआ और अभी जो हमारे शेयर आते हैं वो डीमेट फॉर्म में आते हैं, मतलब डिजिटल, हम वो दिखाई नहीं देगा, वो सिर्फ देखेगा कि X पर्सन का अकाउंट है, X पर्सन का डीमेट अकाउंट है, तो X पर्सन के डीमेट अकाउंट में 5 शेयर रिलायंस के, 5 शेयर इन्फोसिस के, 5 शेयर ITC के, ऐसे आपको दिखाई देगा। अगर कोई बोलेगा कि अभी मेरे पास पुराने मेरे दादा के शेयर सर्टिफिकेट है तो उसका क्या करना पड़ेगा, तो दादा के सब KYC दे के आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। वो करने के बाद वो कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी, उसका जो RT है उसका आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उसको ये शेयर सर्टिफिकेट दीजिए, वो आपको कन्वर्ट करके बाद में ही आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। डिपोजिटरी क्या सर्विस देती है, वो डीमेट आपके जो सर्टिफिकेट है वो कन्वर्ट करके उल्टा भी करती है। मानो किसी के पास डीमेट में उसको शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, चला गया है, क्योंकि आपको अगर शेयर बेचने हैं तो कंपलसरी आपको वो डीमेट फॉर्म में ही होने चाहिए। अगर हमारा नॉमिनी या लीगल आर्ट्स की दुनिया में से चले जाते हैं तो उनके जो लीगल हायर्स है, जो प्रतिनिधित्व है, स्पाउस, सामने भी आप अपना शेयर ट्रांसफर करवा सकते हैं। मैंने आगे बताया ऐसा, अगर आपके पास बहुत अच्छी कंपनी के बड़े क्वांटिटी में शेयर पड़े हैं तो वो आप प्लेज करके उसके ऊपर लॉन्च वगैरह भी बोरो कर सकते हो, फंड बोरो कर सकते हो, लेकिन वो रेयर करने की सलाह है। उससे क्या रहेगा कि आप थोड़े पैनिक में आ जाओगे बोरिंग करके इन्वेस्टमेंट करने से। तो ये सब चार्जेस है, माना वो नॉमिनल चार्जेस है सबके। अभी तो सेबी ने एक थ्रेशोल्ड बना दी है, इसमें बहुत सारे चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फंड होल्डिंग वैल्यू अप टू 2 लाख रुपीज़ है तो पर ईयर आपको नॉमिनल 100 रुपीज़ का ही उसका चार्ज आता है EMC का डीमेट अकाउंट का। तो होल्डिंग इक्विटी, डेब्ट एंड म्यूचुअल फंड आप इक्विटी में होल्ड कर सकते हो, उसका स्टेटमेंट्स आता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्लेज, मार्जिन नोट्स। आप इन्वेस्टर ग्रीवेंस अगर आपको है तो आप ये सब ईमेल आईडीज पे कांटेक्ट करके आप अपना रिजोल्यूशन ले सकते हो, वहाँ से आपको रिवर्ट्स आएगा।
दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, जहाँ जाके भी आप खुद KYC भी कर सकते हो, रियल टाइम में ट्रांजेक्शन कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो। तो BSE स्टार म्यूचुअल फंड आप लिखोगे तो वहाँ से आपको तुरंत PAN नंबर, मोबाइल नंबर, email ID करके आप सब उसकी सर्विसेज है वो आप सर्विस अवेल कर सकते हो। सारथी सेबी के एक मोबाइल एप्लीकेशंस है, अगर आप वो डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशंस, वीडियो, प्रिकॉशन नोट्स, छोटे छोटे कोटेशन वगैरह दिए हैं। तो वहाँ से भी आपका एजुकेशन लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी अभी मैं आपको बात कर लूँ, ये प्रेजेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन मिस आउट है, जो देने के लिए मेरे को आवश्यक लगा, वो आप अर्ली एज में जितना हो सके इतना इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। अर्ली एज में, मानो कि आपने फर्स्ट जॉब चालू की तब से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। छोटी SIP करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आपका टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने घर में एक कमादार पर्सन हो, मतलब तो आपकी लायबिलिटीज़ है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ेगा। तो टर्म प्लान होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, मेडिकल पॉलिसी बहुत ही आवश्यक है। आजकल मेडिकल बिल इज स्काई रॉकेटिंग और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, महंगाई दर एवरी ईयर बढ़ रहा है। तो मेडिकल अगर पॉलिसी हो तो जो अस्पताल का खर्चा है हॉस्पिटल का, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हमारे जो भी पॉलिसीज़ है इसमें अगर हमारा नॉमिनेशन नहीं हमने किया है तो नॉमिनेशन करवाना बहुत आवश्यक है। हमारा नॉमिनेशन में हम अपना स्पाउस का नॉमिनेशन करवा सकते हैं, बच्चों का नाम का नॉमिनेशन करवा सकता है, ताकि अगर कुछ खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता है हमको तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये सब इन्वेस्टमेंट में नॉमिनेशन होगा तो वो सब इन्वेस्टमेंट पास ऑन हो जाता है विदाउट एनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन। तो आज का ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रश्न है आपके, तो आप पूछ सकते हो। दूसरा, आप चैट बॉक्स में मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि मेरे को पता चले कि आपने सबने अच्छी तरह से सुना है कि नहीं सुना। दूसरा, मेरे को अगर कुछ इनपुट्स आपके रहेंगे तो मेरे को और इम्प्रूवमेंशन की ज़रूरत है आने वाले सेशंस में, तो मैं भी इम्प्रूवमेंट भी मेरे हिसाब से आपके एडवाइस से ले सकता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप अभी बताइए प्लीज। जी सर, एक क्वेरी चैट बॉक्स में आई हुई है सर। किसी ने स्टूडेंट ने पूछा है कि SIP सेफ है या नहीं है। यस सर, मैंने पहले भी आपको बताया कि SIP कहाँ से आई। SIP आई म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड के ऊपर किसका कंट्रोल है? सेबी का कंट्रोल है। तो आपको फ्रॉड ऐसी कोई चीजें में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सेफ है कि नहीं। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। और आप जब SIP करते हो तो आपको तुरंत आपके जब बैंक अकाउंट में से पैसा डेबिट होता है तुरंत आपको मैसेज आ जाता है, ईमेल में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया था, आपको कितना यूनिट्स मिला है, ये प्राइस, उसकी NAV क्या है, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और SIP का ब्यूटी क्या है पता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब उसकी प्राइस बढ़ती है तो हमको यूनिट्स कम मिलते हैं। जब मार्केट डाउन होता है तब उसकी जो प्राइस है NAV म्यूचुअल फंड वो कम होती है तो हमको यूनिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मार्केट जब ऊपर होता है और नीचे होता है, उसको बीच का जो रास्ता है वहाँ पे हमारी जो SIP है वो 5 साल 10 साल 15 साल के लिए रहती है, तो उसका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ बनता है वो लाजवाब होता है। लेकिन इसमें आपको मिनिमम 5 से 10 साल अगर आप रहते हो तो आपका एक अच्छा कॉर्पस बनेगा ही बनेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हम हर महीने उसको देखते हैं कि हमारा 10,000 के सामने 12,000, 10,000 के सामने मेरा तो 8,000 हो गया। तो ऐसे मत देखो, आपको SIP को टाइम देना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड को टाइम देना पड़ेगा, 5 साल 10 साल 15 साल, तो आपको एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा। यस, थैंक यू सर। 2-3 मेरे क्वेश्चंस हैं सर, तो वो मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। सर, म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड डेब्ट ओरिएंटेड, तो थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिएगा। सही बात, हाँ, यस। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं था इसलिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि ज्यादातर अभी इंडिया में जो म्यूचुअल फंड चल रहा है वो इक्विटी ओरिएंटेशन ही चल रहा है ज्यादा। डेब्ट भी चल रहा है लेकिन वो कम चल रहा है।
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड्स को। मानो कि किसी ने 5000 की SIP करी है, अलग अलग सब SIP अलग अलग है, कोई मिड कैप है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है, HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, कैनरा रोबोट, ऐसे 1,000 की 5 SIP हमने करवाई। हर महीने 5000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है। तो जो इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इक्विटी लिस्टेड जितनी कंपनियां हैं, मानो कि आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो लार्ज कैप में जितनी भी कंपनियां आती है, इन्फोसिस है, TCS है, ITC है, ऐसी जो जो अच्छी कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड को अच्छी लगती है, वो कंपनी में हमारा पैसा वो लगाते हैं और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे रहने देते हैं और फिर हमको जब पैसे की जरूरत होती है तब वहां से हम विड्रॉ कर सकते हैं। डेट में क्या रहता है, डेट म्यूचुअल फंड्स आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि डेट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इक्विटी में ग्रोथ मिलेगा आपको। आने वाले 5 साल बाद आपका 5 लाख का 60 लाख, 10 लाख, 15 लाख भी बन सकता है। डेट में क्या होगा, आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो माय एडवाइस कि अगर आपकी एज कम है और इनिशियल आपने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है कि क्या BSc NSE की साइट पर कोई ऐसे डेमो अवेलेबल है सर, जैसे कोई बच्चा क्या मतलब जैसे अर्निंग चालू करता है और वो डीमेट अकाउंट खुलवाने की प्रोसेस में जाता है, तो क्या ऐसे डेमो वगैरह अवेलेबल है कि उनको कैसे करना है, आगे का प्रोसेस वगैरह? यस, आप YouTube में जाके आप कर सकते हो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड लिखे हुए तो इसके बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मेरी लाइव स्लाइड में भी मैंने लिखा है ऐसा कि ये अगर वेबसाइट पे जाते हो आप, ये Recording stopped. SEBI की मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे अगर आप जाते हो तो भी आपको वहाँ से भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। और गूगल में भी आप अगर सर्च करते हो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन वीडियोस फॉर डीमेट अकाउंट, फॉर म्यूचुअल फंड, फॉर SIP, फॉर शेयर, तो सब आ जाएगा। और आप अपने कलीग से बात कीजिए, आप खुद धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका आपको नॉलेज मिल जाएगा। सर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अपनी चैट बॉक्स में पूछा गया कि NSE या BSc में शेयर किस में से शेयर परचेज करना सही है? देखो, बोथ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेरी वेरी सेफ और NSE क्या है, NSE पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आप NSE में करोगे ना तो उसका लिक्विडिटी ज्यादा रहता है। BSc पे जो मानो कि आज एक कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड एग्जाम्पल के, तो उसका मानो कि 5 लाख शेयर का वॉल्यूम है, तो 5 लाख में से मतलब 3 लाख के शेयर तो NSE पे ही वॉल्यूम होता है और 1 लाख वॉल्यूम BSc पे होता है। तो BSc का क्या है, थोड़ा साइज कम है और NSE में वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो आप NSE में शेयर बाय और परचेस करने के लिए रखते हो तो उसका तुरंत मोमेंट आके आपको मिल जाता है। तो बाकी स्टॉक एक्सचेंज वाइज टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, बोथ आर सेफ, बोथ आर गुड, बट जिसका वॉल्यूम ज्यादा है वो NSE का है, तो आप NSE पे भी अपना स्टॉक का जो प्राइस है, मोमेंट है, जो ऑर्डर है, आप NSE पे रख सकते हैं। थैंक यू सर। अब मैं अदर पार्टिसिपेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू उत्तम सर। ओके, बोलिए मैडम। थैंक यू उत्तम सर। अब हमें ये सेशन वाइंड अप करना चाहिए, तो हमारा एक क्वेश्चन। ओके, देखो सर, फॉर ऑल द ऑडियंस मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये हम बहुत मतलब सब आज हमारे पूरे 10-15 सेशन है, तो ये हमारे 1 घंटा अभी खत्म हो गया है, तो yes, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे ड्रॉप डाउन करता होगा, किसी को क्वेरीज है मेरे को मैसेज करना, मैं गाइड कर दूंगा, और कॉल कर सकते हो तो भी मैं आपको इन्फॉर्म मतलब मेरा गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। जी सर, तो है ना सर बस वोट ऑफ थैंक्स के लिए 1 मिनट लूंगा, देन जी जी। अब मैं रामेश्वर लाल सर जो हमारे बिजनेस डिपार्टमेंट ऑफ EAFM से हैं, से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सभी को वोट ऑफ थैंक्स देकर सभी का थैंक्स करें। ओवर टू रामेश्वर सर। सभी को मेरा थैंक यू सो मच। सभी को मेरा उत्तम पटेल सर ने आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कॉलेज मैडम डॉक्टर करुणा जोशी मैडम और हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर रूनवाल सर, डॉक्टर हेमंत सर, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवाया।
थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you all the participants. Thank you, Uttam sir. थैंक यू मैडम। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो मैसेज करना, फोन करना, ठीक है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। कंप्लीट है, बंद कर दिया सर, लीव कर सकते हैं। यस, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अब आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को। लीव कर दीजिए सर बस। प्रिंसिपल मैम को कहा था ना, थैंक्स सर। हाँ आ गई ना, लगे तो ही नहीं, नीचे लग रही है, नहीं लग रही है, सेकंड लिस्ट लग रही है उसमें, नीचे वेटिंग वाली।